दोस्तों मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ कहानी का मैं अगला भाग आप लोगों के बीच में। आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। उसके बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा। सोने की कोशिश सब तरह की कोशिशों का अभाव ही है। स्नायु के तनाव शिथिल हो रहे हो तो नींद आप आ जाती है। सिस्टर के पास होने से सच में एक शिथिलता सी देह में आने लगी। अपनेपन का मान अनावश्यक सा हो चला। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तुम जा सकती हो सिस्टर, तुम बात तो नहीं करोगे? नहीं। आंखें भी नहीं खोलोगे? नहीं। वचन दो तो मैं जा सकती। सच ये है कि सिस्टर का इस तरह की किसी के सराहने बैठना वैधानिक नहीं है, पर देखता हूँ कि इन सिस्टर से विधान नीचे है। इनके संबंध में पाबंदी उतनी कड़ी नहीं देखी जाती। यहाँ सब उनको मानते हैं और आदर करते हैं। मैंने कहा, वचन भी देता हूँ, तुम जा सकती हो। उसने हाथ मेरे चेहरे पर से हटा लिया। मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा, लेकिन उन्हें उठकर जाने की जल्दी मालूम नहीं हुई। बुढ़िया, प्रदेश में तुम्हें बहुत अकेला लगता होगा। मैं सुनता हुआ चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहा। हिंदुस्तान हमारी लड़ाई में लड़ रहा है, यह उसका बड़ा एहसान है। इस बिंदु पर मेरे मन में दुख है। अंग्रेज की न्याय से अधिक मतलब पर आंखें नहीं है। यह अपने अनुभव के आधार पर मैं नहीं कह सकता, इसलिए उस बात पर छेड़ा जाना मैं पसंद नहीं करता। और मैंने कोई उत्तर दे दिया। हिंदुस्तान हमारे अधीन है, इसलिए हमारी लड़ाई उसके लिए प्रिय हो सकती थी, पर आप लोग लाचारी से नहीं, खुशी से जान दे रहे हैं। इस पर भगवान के सामने सिर नीचा हो जाता है। तुम यहाँ बहुत अकेले तो नहीं हो? मैंने कहा, नहीं। इसलिए कहा कि मैं किसी से इसकी चर्चा नहीं करना चाहता था। अंग्रेजों में हम कालों के लिए प्रेम सचमुच नहीं है। हमसे काम ले सकते हैं, मन नहीं मिला सकते, पर इस बात की मुझे शिकायत क्या करनी है? अब से अकेले न रहोगी, वो बोली। मैंने कुछ चढ़कर धीमे से कहा, धन्यवाद, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जा सकती हैं। मुझे दुख है, कहते हुए वहाँ से उठकर वो चली गई। आज के दिन अस्पताल के और दिनों से कुछ अलग ही तरह का था। उस समय मुझे मालूम हो रहा था कि रोना दुर्गुण नहीं है। मैं रोना चाहता था। दुख से मैं नहीं घबराता हूँ, पर सुख मुझसे नहीं झिलता। शायद सुख के कारण ही मैं उस समय रोना चाह रहा था। खैर, मन का और शरीर का तनाव सिस्टर के सानिध्य से शिथिल हो रहा था और मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद अगले रोज ड्रेसिंग के समय घाव में मुझे पहली बार दर्द मालूम हुआ। मैंने ऊपर को निगाह कर अपने आसपास देखा। वो सिस्टर इस समय नहीं थी। वो होती तो मुकरा कर कहता कि सिस्टर, मुझे दर्द मालूम पड़ता है, लेकिन जब दूसरों के चेहरों को देखा तब लगा कि दर्द मुझे व्यर्थ ही मालूम हुआ है। और सदा की बात ही धीरे और प्रसन्न भाव से अपने ऊपर ड्रेसिंग का काम मैंने पूरा करा लिया। डॉक्टरों के चेहरे का विस्मय देखकर मैं उल्टे उन्हें ढांढस देता था कि आप अपना काम बेफिक्री से कीजिए, मुझे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दवा देने के लिए नर्स वही आई। हंसकर बोली, दवा नहीं है, शरबत है, पीकर देखो। मैंने कहा, शरबत क्यों है? सिस्टर स्वयं जो मीठी है। सुनकर मैंने गिलास लिया और दवा मुंह में डाल ली। इस बार वो सचमुच मीठी थी। मैंने कहा, क्या मजाक है, मुझे दवा दी जा रही है या बहकाया जा रहा है? कृपया डॉक्टर से कहिए मैं बच्चा नहीं हूँ। नर्स का चेहरा सुनकर बेरंग हो गया। बोली, लेकिन ये दवा ही है, नई दवा है। मैंने कहा, दवा को कड़वा होना चाहिए, मेरी दवा को तो जहर होना चाहिए। फौजी हूँ, सिविलियन नहीं हूँ। आप लोग इस तरह की दवा मैं कभी नहीं पीऊँगा। नर्स हैरत में होकर मुझे देख उठी थी। उसके चेहरे को देखकर मुझे अपना रोष अत्यंत व्यर्थ मालूम हुआ और मैंने कहा, मुझे खेद है नर्स, मेरी बात को ख्याल में न लाना। तुम तो इस वार्ड की रौनक हो, तुमसे मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर क्षण भर में वो आश्वस्त हो आई और बोली, आपने तो मुझे डरा दिया। सिस्टर को भेजूं? हाँ, कृपया भेजो। थोड़ी देर में सिस्टर आ गई तो मुझे मालूम हुआ कि गुस्सा मुझे क्यों था। गुस्सा सिस्टर पर था। वो इसलिए था कि सिस्टर क्यों इतनी शांत, मृदुल और सहानुभूतिशील है। मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। आदमी को मैंने अनावृत देखा है। भीतर हर कोई नंगा है, ऊपर कपड़ों का पर्दा है। अंदर से वो स्वार्थी है, विषयी है और हिंसक है। संस्कारिता ऊपर जारी है, भीतर तत्व पशुता है। इसलिए मानव सिस्टर मुझे धोखा दे रही है। ऐसा कुछ मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसके आते ही मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो क्या मेरे साथ मजाक किया जाएगा? अब से मैं नई दवा हरगिज नहीं लूँगा। मैं दवा के लिए नहीं। सिस्टर ने उस पर मेरी ओर देखकर नर्स से पूछा, क्या है? नर्स ने घबरा कर कहा, मैंने तो वही दवा दी थी। सिस्टर ने मुझसे पूछा, दवा में खराबी थी? मैंने जोर से कहा, हाँ, वो दवा नहीं थी। नर्स पर बात को ना टाली सिस्टर, दवा कड़वी ना हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब जानती हैं आप क्या है? मतलब कि आपको मुझ पर करुणा है। अब कृपया सुनिए, मुझ पर करुणा मेरा अपमान है। सिस्टर उस पर शांत भाव से मुस्कुरा आई। बोली, ओ ये बात है, नर्स तुम जा सकती हो, सब ठीक है। फिर मुझसे कहा, योग शक्ति कड़वे को बर्दाश्त कर सकती है, मीठे को नहीं? तब तो वो शक्ति कमजोर है। कहकर मेरे हाथ उठाकर नाखूनों को देखा और कल की भांति पपटों को भी देखा।
कहा दवा नहीं टॉनिक है, घाव के लिए पीने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें कमजोरी का ही ख्याल करना होगा। रोशनी का योग शक्ति को आप नहीं मानती? उसी मधुरता से बोली मानती हूं, पर गुस्से में तो उसका प्रकाश नहीं है। मेरी क्या गति थी, कल सिस्टर के जाने के बाद मैं दिन भर सोचता रहा था कि वो आएगी तो मैं कहूंगा सिस्टर मुझे जख्म में दर्द मालूम होता है, बहुत मालूम होता है, तुम जाओ नहीं बैठ जाओ। सोचता था नाम पूछूंगा, परिचय जानूंगा और अपना परिचय दूंगा, पर सिस्टर सचमुच अब आई है तो बेबात उस पर क्रोध कर रहा हूँ। मैंने कहा दृढ़ता को आप गुस्सा कहती हैं, आपको कुछ अधिक जानना चाहिए। सिस्टर सुनकर लज्जित हो आई, बोली आप मुझसे नाराज हैं? हमारे दोष बहुत हैं, पर नाराजगी से क्या दोष दूर होंगे? मैंने कहा लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझ पर सदा होने का कोई कारण नहीं है। सिस्टर ने हंसकर कहा लेकिन मुझ पर आप सदा हो इसका तो कारण है, आपसे योग्य विद्या मैं लूंगी, पर अभी तो आप और मैं दोनों कमजोर हैं। योग विद्या काम की चीज है, पर फिर काम आएगी, पर आप अपने को आप कसकर क्यों रखते हैं? खुला छोड़ दीजिए। अस्पताल और विदेश इसे मत मानिए, दर्द में अस्वाभाविक क्या है? हाँ, गैर के सामने दुख दिखाना गलत है, लेकिन मैं गैर नहीं हूँ। तुमने तो मेरा परिचय भी नहीं पूछा, मेरा नाम बीट्रिस है। दांते की बीट्रिस? मृदु मुस्कुराहट से बोली, उधर एक स्पेशल वार्ड आज खाली हो रहा है, ये पास ही है, वहाँ जाना नापसंद तो नहीं होगा? मैंने वैसे से पूछा क्यों? उसका बोली क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ उसमें नापसंदगी की कोई बात नहीं है। मैंने उस पर आँख गड़ा कर कहा लेकिन क्यों? बोली अर्थव्यवस्था ही ऐसी ही हुई है। हाल के एक और सिस्टर का कमरा है, वार्ड की देखभाल उन पर है। सामने एक कमरा दवा के लिए है, दूसरा सामान के लिए और तीसरा मुलाकातियों के लिए। उसके मुकाबले सिस्टर के कमरे के लगे हुए 2 स्पेशल वार्ड के कमरे हैं, उन सब में आपस में रास्ता है। ये कमरे ज़्यादातर ऊंचे लोगों के काम आते हैं, सबकी इच्छा वहाँ जाने की रहती है, इसलिए मैं अचरज में पढ़कर बार बार बीट्रिस से क्यों पूछता रहा। मैंने कहा मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, यहाँ सब तो ठीक है। बीट्रिस ने कहा मैं अस्पताल की मालिक नहीं हूँ, जो व्यवस्था हुई है मैंने कह दी, यहाँ की व्यवस्था में भंग नहीं पड़ा करता है और मैं इसमें लाचार हूँ। परिणाम ये हुआ कि तीसरे पहर में स्पेशल वार्ड में आ गया। वो एक बेड का स्वतंत्र कमरा था और दोनों ओर के दरवाजे से बराबर के कमरों से जुड़ा हुआ था। बाईं ओर बीट्रिस का दफ्तर था। मैं उस समय अपने को नहीं जानता था, उनमें गुस्सा भी था और बहुत नीचे उस गुस्से की जड़ें ढीली भी हो रही थी, अर्थात वो आदत का, प्रतिक्रिया का, रोब का, जो जल्दी जल्दी से निकलकर अपने को चुका डालना चाहता था। अन्यथा दूसरी तरह मैं अपने व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता। इस कमरे में आकर डॉक्टरों की निगाह में मैं कुछ दूसरा ही मरीज हो गया था। झींकता और चिल्लाता भी था। ड्रेसिंग के वक्त ज़रा ज़रा दर्द पर आवाज़ करता और हाथ बढ़ाकर डॉक्टर या नर्स को हाथ का झटका देकर अलग कर देने की कोशिश तक भी कर बैठता था। ड्रेसिंग के वक्त इसलिए 2-3 आदमी मेरा हाथ पांव पकड़ने को ज़रूरी हो गए थे। ये तब जबकि जख्म काफ़ी भर आया था और अंदाज था कि 15-20 रोज़ में मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से चला जा सकूँगा। खासकर सिस्टर से मेरी नहीं बनती थी। एक बार तो उसके हाथ से छीनकर खुला थर्मामीटर मैंने फर्श पर फेंक पटका, वो टूटकर चूर चूर हो गया। सिस्टर जब आती उसके साथ मेरी बकझक हो जाती। दफ्तर जो उसका बराबर था, इससे नर्स कम और सिस्टर ही अधिक आया करती थी। दवा तक अधिकांश वही पिलाती थी। निर्णयों में मैं कभी किसी तरह का फेर नहीं ला पाता था। मीठा टॉनिक मिला, इस कमरे में आ गया और उसके बाद मुझसे बिना पूछे निर्णय किए गए। मेरे सब विरोध के बावजूद उनका पूरी तरह पालन हुआ। मुझे झींक इस बात की थी कि उन सब निर्णयों में मेरी सुविधा और आराम का ही विचार प्रधान था। ये बात मुझे एकदम असह्य हो आती थी। ये और भी असह्य था कि मैं क्रोध करता हूँ और बीट्रिस एक का भी उत्तर नहीं देती। उसकी आवाज़ ज़रा भी ऊंची नहीं होती, उल्टे मेरे आराम के नए नए ढंग रचती रहती है। मेरी ज़िंदगी और ही आदर्श पर गड़ी थी। मैं अपने में पूर्ण व्रत की भांति रहता आया था, आत्मनिर्भर था और किसी को अपने ऊपर ज़िंदगी के साथ शामिल ना होने देता था। पत्नी भी अलग थी, बच्चे भी अलग थे, दुनिया के सब लोग अलग थे और असंख्य पुरुषों के इस जगत में मैं अकेला था। अकेले रहने का आदी हो गया था। इस आदत और विश्वास के बल पर मेरी उन्नति की गति तीव्र होती चली गई। मामूली हवलदार से शुरू होकर तब 42 वर्ष की अवस्था में मैं मेजर था। मेजर ही न था, लोगों की निगाहों में मैं उससे भी महत्वपूर्ण था। समझा जाता था कि मेरी तरक्की का कोई अंत नहीं है और मैं जहाँ तक ना पहुँचूँ थोड़ा है, ऐसा साथियों को मेरे संबंध में धारणा थी। लेकिन अस्पताल के अंतिम दिनों में लोगों की आशाएं मुझसे टूटने लगी। मैं अंदर से कमज़ोर, दिल खाया, मामूली रोगी की तरह रोता, झींकता, जिद करता, हाथ पैर पटकता। उन्होंने मुझे देखा और देखा कि अपने पर मेरा काबू प्रकृति नहीं है। अचरज ये कि मेरी स्वयं की सम्मति अपने बारे में गिरती जाती थी और दूसरे मुझसे क्या समझते हैं, ये बात पहले मुझे इतना परेशान न करती थी।
मेरा अत्यंत विश्वास था और लोगों को मुझे ऊंचाई समझना पड़ता था। कहानी का अगला भाग लेकर आता हूँ जल्दी आपके पास दास्तान गोई में। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। धन्यवाद।